बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का लेक्चर जो है ये डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है जो हार्ड भी है, न्यूमेरिकल भी है और प्रीवियस इनएमडीकेट में भी आ चुके हैं और आने वाले इनएमडीकेट में भी इसका बहुत बड़ा चांस है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 15A है, इसके साथ मेरे हर चैप्टर पर एक कंप्लीट लेक्चर मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी अवेलेबल है, वो सारे आप देख लें और ईटा के लिए 100% प्रिपेयर हो जाए। तो आइए आज न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी एमसीक्यू नंबर 1 पे बात करते हैं। लिखा है विच कलर कंटेन मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी किस कलर में ज्यादा फोटॉन्स होते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है और उसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और वेव पार्टिकल ड्यूरेलिटी तक ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो आज इस क्वेश्चन में लिखा है विच कलर कंटेन मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कौन से कलर में ज्यादा फोटॉन्स है। तो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक फार्मूला है, यहां पर अवेलेबल है। आप देखो तो हमारे पास एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू NHF। यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स, H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। ये उसका एक बेसिक फार्मूला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। अब इसका ये फार्मूला है, अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लेमडा के बराबर है, यानी फ्रीक्वेंसी C बाय लेमडा है। तो आप यहां पर ये बात नोट कर ले, E इज इक्वल टू NHC ओवर लेमडा। अब ये लेमडा उधर शिफ्ट करो और इसको आप इधर शिफ्ट करो, तो लेमडा इज इक्वल टू NHC बाय ये E इधर आप शिफ्ट कर ले। अब ये क्या है, EHC डिवाइड बाय E। एनर्जी भी कांस्टेंट है, यानी सेम कलर के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। HC भी कांस्टेंट है, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n या नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब हुआ कि जिस लाइट का या जिस कलर का लेमडा ज्यादा है, इट विल हैव मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हमारे पास इन तमाम में से अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा लेमडा जो है वो रेड कलर का है। तो रेड कलर में हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है अगर हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो की एनर्जी और इंटेंसिटी बराबर हो, तो उसमें ये वाला ऑप्शन रेड आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू है, बड़ा हार्ड एमसीक्यू है। ये कई बार मुख्तलिफ एंट्रांस में आ चुका है। उसमें लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट A is twice that of light B, the ratio of their energies। यहां पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट A, दो लाइट है हमारे पास, लाइट A और लाइट B। फ्रीक्वेंसी ऑफ A जो है वो डबल ऑफ B है, ये B के साथ डबल है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट A इज डबल ऑफ लाइट B। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी, तो उसके लिए जो फार्मूला है तो आप यहां पर लिखो E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू NHFA। अब अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ A यानी लाइट A का जो एनर्जी EA है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी FA होगी, लेकिन N और H ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद लिखता है अगर हमारे पास दूसरी लाइट है EB, इसके लिए NHFB, मैंने उसके साथ FB भी लिख लिया। अब आप क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज डबल ऑफ दैट ऑफ B, तो आप उसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, तो यहां से आ जाएगा EA और EB इज इक्वल टू FA और FB आ जाएगा, ये NH कट जाएगा। अब यहां पर लिखता है कि हमारे पास जो A की फ्रीक्वेंसी है ये डबल ऑफ B है, यानी आप यहां पर जो फ्रीक्वेंसी लिख ले FA, ये 2FB के बराबर होगा, बिकॉज इट इज डबल ऑफ A, यानी A की जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 टाइम B से ग्रेटर है। तो आप यहां पर FB लिख लो, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा EA और EB, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी A की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी लाइट का, किसी वेव का, किसी बीम का फ्रीक्वेंसी डबल है तो उसकी एनर्जी भी डबल होगी, उसका लेमडा हाफ हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये दूसरा एमसीक्यू था जिसमें एनर्जी रेशियो में 2 टाइम वो B से ज्यादा आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है लाइट बीम ए हैज ट्वाइस एनर्जी दैट ऑफ लाइट बी, द रेशो ऑफ देयर मोमेंटम। अब ये बड़ा डिफरेंट टाइप का एमसीक्यू आया। इसमें लिखता है कि एक लाइट की एनर्जी जो है, लाइट ए की एनर्जी ये बी से डबल है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक ऐसा इक्वेशन सोचते हैं जिसमें एनर्जी भी गिवन हो और जिसमें मोमेंटम भी गिवन हो। तो हमारे पास आइंस्टाइन का एक बड़ा फेमस रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, mc स्क्वायर। अब ये mc स्क्वायर को मैं यूं लिख सकता हूं mc इंटू सी, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने सी स्क्वायर को स्प्लिट अप किया क्योंकि मैंने एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें एनर्जी भी आए और उसमें मोमेंटम भी मौजूद हो। तो हमारे पास ये क्या है, PC, ये देखो E इज इक्वल टू, ये हमारे पास मोमेंटम P और ये आया C। अब चूंकि हमने मोमेंटम को फाइंड करना है तो आप क्या कर ले, E डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू P। ये मोमेंटम का एक फार्मूला आया। अब मोमेंटम का फार्मूला फॉर ए का मोमेंटम फॉर ए का मोमेंटम क्या होगा, तो आप लिख लो इफ PA is equal to EA by C, C is the constant। अब मोमेंटम फॉर B क्या होगा, आप B के लिए मोमेंटम फाइंड करो, तो उसके लिए मोमेंटम ऑफ B is equal to EB डिवाइडेड बाय C आ जाएगा। मैंने मोमेंटम और एनर्जी का एक फार्मूला डिराइव किया, फिर क्या कहता है, द रेशो ऑफ देयर मोमेंटम, यानी आप उसका मोमेंटम और एनर्जी आपस में डायरेक्टली है। ये बात तो क्लियर हो गई कि मोमेंटम एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है और लेम्डा के साथ इनवर्सली है। अब आप इस तरह कर लो कि PA डिवाइडेड बाय PB कर लो और EA डिवाइडेड बाय C, EB डिवाइडेड बाय C, ये C कट जाएगा तो आ जाएगा EA बाय EB। अब ये एक रेशो फार्मूला आया कि मोमेंटम का रेशो एनर्जी के रेशो के बराबर है। तो यहां पर लिखता है लाइट बीम ए हैज ट्वाइस एनर्जी, यानी बी के साथ इसकी एनर्जी डबल है। तो आप यहां पर लिख लो PA और PB इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी, तो आप 2 टाइम E ऑफ B लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि एनर्जी जो है वो 2 टाइम B से ग्रेटर है। और इसी तरह ये आ जाएगा EB, ये कट जाएगा 2 आया, 2/1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी आता है। तो आपने देखा हम एक इक्वेशन को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम एक ऐसा इक्वेशन सोचते हैं जिसमें एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और लेम्डा के बारे में बात आए और एक डायरेक्ट रिलेशन हमें मिल जाए ताकि उसको देखकर हम ये डिसाइड कर सकें। देखो इधर भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है, इधर एनर्जी मोमेंटम डायरेक्टली है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है विच कलर ऑफ फोटोन हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, कौन से कलर का मोमेंटम ज्यादा है। तो आपको तो पता है कि जिसमें एनर्जी ज्यादा हो। तो अब देखो मोमेंटम का ये जो फार्मूला मैंने लिख लिया, P इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, E बाई सी, और E को हम इस तरह भी लिखते हैं HF/C, इसका ये मतलब है। तो अब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो अब देखो मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, ये डायरेक्टली है। इधर से मैंने क्या निकाला, मोमेंटम इज इक्वल टू E/C और E क्या है, HF के बराबर है। तो अब इसी तरह ए लाइट हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी विल हैव हाई मोमेंटम एंड हाई एनर्जी। तो जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इस दौरान ब्लू, रेड, एक्स-रेज, माइक्रोवेव्स, इसमें सबसे हाईली फ्रीक्वेंसी वाला रे जो है वो एक्स-रे है। तो एक्स-रे का मोमेंटम भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है। इसकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, लेकिन एक चीज उसका कम है और वो है लेम्डा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम ये डायरेक्टली है, लेम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें ऑप्शन सी आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में विच वन रिप्रेजेंट मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, कौन सा फार्मूला फोटोन का मोमेंटम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोन का मोमेंटम वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मालूम है हमारे पास मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज इक्वल टू E/C, ये इसका एक फार्मूला है। तो आप यहां पर देखो
ई क्या है, ई हमारे पास अगर आप ई पुट कर लो तो ई इज इक्वल टू एच एफ आ जाएगा, एच एफ, और ई की जगह आप एच एफ पुट कर लो तो हमारे पास आएगा एच एफ ओवर सी। अब एच एफ ओवर सी हमारे पास ये आ गया एक फार्मूला। तो आप इस फार्मूले के अंदर अगर आप इफ की वैल्यू ई की वैल्यू पुट कर ले एच एफ ओवर सी, तो एच एफ ओवर सी, एच एफ ओवर सी, ये वाला ऑप्शन जो है वो आ सकता है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हमारे कोर्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर नंबर 18 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आगे एमसीक्यू नंबर 6 पे आए, उसमें लिखता है द फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस, वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहता है हमारे पास ये एक मेटालिक सरफेस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पड़ा है। अगर हम उस पर एनर्जी हिट कर ले, मैं अगर उस पर एनर्जी हिट कर लूं, इंसिडेंट एनर्जी, और ये एनर्जी क्या है, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दरकार है उसको हम क्या कहते हैं, पाई यानी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या चीज है, वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस ऑफ प्लेट से निकालने के लिए दरकार होता है, और ये वो एनर्जी है जिसको हमने हिट किया। एनर्जी हमने 3.4 हिट किया और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने इसको निकाला। तो अब आपको पता है आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, वो ये था कि अगर हम एनर्जी को हिट कर ले तो हमारे पास वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। वर्क फंक्शन में आधा एनर्जी यानी कुछ एनर्जी वो वर्क फंक्शन में चला जाएगा और जो बचता है वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो अब E इज इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी है जिसको हम इंसिडेंट करते हैं, और ये वो एनर्जी है पाए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस तक नॉकआउट होगा। यानी अब यहां पर E भी एनर्जी है और पाई भी एनर्जी है। पाई इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। ये पाई है, ये भी एनर्जी है, वो हमारे पास इधर क्या है, वो पाई से रिप्रेजेंटेड है। और जिसको हमने हिट किया वो हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो अब आप अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो मान क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है E माइनस पाई, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E कितना है 3.4 माइनस 2, इससे आ जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगा। तो इस दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आगे मूव करेगा। ये था एमसीक्यू नंबर 6 जो था, ये वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी से रिलेटेड था, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो है ये मबनी था ये एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7 में द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज एट डैश इंक्रीज। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है जब ये इंक्रीज होगा। तो कहता है अगर आप आइंस्टाइन की इक्वेशन में देखो तो उसमें लिखा है कि ये एक ट्यूब है और यहाँ पर एक मेटालिक सरफेस है, और इस तरफ हमारे पास ये अगर नेगेटिव है ये साइड और ये पॉजिटिव है, तो अब ये साइड नेगेटिव है ये साइड, और ये साइड पॉजिटिव है। जब हम उस पर कोई लाइट शाइन करते हैं, इधर से आपने कोई लाइट को शाइन किया, इलेक्ट्रॉन आएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम यहाँ से कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जिस वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा उस वोल्टेज का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। और इस तरह हमारे पास यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर याद रखो, अगर आप एनर्जी आप देखें तो एनर्जी HF के बराबर है, और एनर्जी हाफ या QV0 की भी बराबर होता है। यानी हमने चैप्टर 11 में वोल्टेज का फार्मूला QV0 एनर्जी इसकी भी बराबर है। तो इस तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हम एनर्जी बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन तेज जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब तेज जाएगा स्टॉप करने के लिए ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर ले तो उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी को जो है वो बढ़ाना होगा। एनर्जी के साथ वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, इंटेंसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आ तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आप फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी और लैम्डा कम होता है, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 8 में लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाकी जो है वेवलेंथ आप कम करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो बढ़ जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, वेवलेंथ के साथ है और एनर्जी के साथ है। तो इस तरह ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर आगे लिखता है एमसीक्यू नंबर 9 में, ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में लिखता है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर आप वोल्टेज देखो तो वोल्टेज का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना चाहें, देखो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम उसके लिए जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टॉप करने के लिए, तो इस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा ई वी नॉट। अब ई क्या चीज है? ई इज द वन इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज हमारे पास कितना है 100 है, तो अब यहाँ पर आएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर में सारे 100 के बने, इसमें यूनिट का ज्यादा कमाल होगा, इसमें ज्यादा रोल यूनिट का होगा, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का ई वी नॉट है या क्यू वी नॉट है, जिस तरह मैंने इधर मेंशन किया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार होता है। अगर आप एमसीक्यू नंबर 9 पे आए, एमसीक्यू नंबर 9, कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम एट। कॉम्पटन इफेक्ट तो आपको पता है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये साबित हुआ था कि एक्स रेज जो है ये वेव्स नहीं है, ये पार्टिकल्स है। ये कॉम्पटन इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट था। फिर इधर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये एक रेफरेंस लाइन है, ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है और इस पर एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, यानी टारगेट स्टेशनरी है। तो इस तरह अगर हम उस पर कोई लाइट शाइन करें और लाइट एक्स रेज ऐसे हिट करे कि वो बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड हो, ऐसे सीधी आए, जब ये सीधा आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जो वेव होगा ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया और स्कैटर्ड वेव ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आया। तो इसने कितना एंगल बनाया, इसने और इसने अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, फोटॉन वापस आया, तो यहाँ पर 180 एंगल बन गई, थीटा बिकम्स 180 एंगल। अब अगर आप कॉम्पटन शिफ्ट में ये वैल्यूज पुट कर ले, डेल लेम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इनटू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, ये मेरे पास एक फार्मूला आता है। अब डेल्टा लेम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, ये आएगा 1 माइनस cos 180। अब cos 180 क्या है? -1, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, इससे आएगा h ओवर m नॉट c, 1 + 1 आया, ये बना 2। तो डेल लेम्डा 2 इंटू h ओवर m नॉट इंटू c। इस वक्त मेरे पास सबसे कॉम्पटन वेवलेंथ, सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा शिफ्ट कब आएगा, वेवलेंथ में सबसे ज्यादा चेंज कब आएगा? जब हमारे पास एंगल 180 के बराबर हो, और सबसे मिनिमम चेंज कब आएगा? जब एंगल 0 के बराबर हो। और कॉम्पटन शिफ्ट कब आएगा? जब एंगल 90 के बराबर हो। तो कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम के लिए एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। अब एमसीक्यू नंबर 10 में आता है द मिनिमम एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन का मतलब है आपके पास एक हेवी न्यूक्लियस है और इस हेवी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और काफी ज्यादा न्यूट्रॉन है। ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इसका साइज बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमने इतना बड़ा लिया है, वरना इधर पेयर प्रोडक्शन वाकया ना होता। अगर आप इस पर एक गामा रे को हिट कर ले, गामा रेस, मैंने इधर गामा रे हिट किया, गामा रे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन बना और एक हमारे पास पॉजिट्रॉन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिस्मास क्या है? m0c²। पॉजिट्रॉन का रिस्मास क्या है? m0c²। दोनों आप जमा करो, जब आप इलेक्ट्रॉन का रिस्मास m0c² ये जमा करो तो इधर आएगा 2m0c²। यहाँ चूंकि इधर लिखा है मिनिमम, मिनिमम का मतलब है इससे कम पॉसिबल नहीं है, तो 2m0c² इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एक m0c² ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार है, और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए भी 0.51, 1.02 चाहिए, लेकिन वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, वो किलो में नहीं होगा। तो 2m0c² से कम एनर्जी पेयर प्रोडक्शन काज नहीं करता। मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इससे ग्रेटर हो सकता है। इधर चूंकि मिनिमम था मैंने ये वाला कंसेप्ट बता दिया, वरना इसमें भी वाकया हो सकता है, लेकिन मैंने मिनिमम वाला कंडीशन पुट किया। एमसीक्यू नंबर 11 में
MCQ नंबर 11 में लिखता है इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे हैव द सेम डैश। ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से है, यानी इस टॉपिक का मतलब है कि हम अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कुछ देखें तो डेविसन जर्मर जेपी थॉमसन ने ये साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ वेव है बल्कि ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है, प्रोटॉन वेव भी है, पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन वेव भी है, पार्टिकल भी है, ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है लिम्डा P इज इक्वल टू H ओवर लेमडा, P इज इक्वल टू H ओवर लेमडा। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है या डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का इक्वेशन है। मोमेंटम मींस पार्टिकल नेचर और लिम्डा मींस वेव नेचर। तो यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से आप जब देखते हैं तो आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर दोनों का सेम है तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो हमारे पास हर पार्टिकल का मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम इज द डिवीजन ऑफ प्लाइंग कांस्टेंट एंड लैम्डा। तो इसके लिए मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंट होगा, स्पीड डिफरेंट होगा, लेकिन मोमेंटम जो है वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि जब आपके पास H कांस्टेंट है तो जाहिर है कि अब दोनों का मोमेंटम लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लिखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ द सेम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो दे हैव द सेम मोमेंटम। तो इसमें मोमेंटम दोनों के लिए सेम रहेगा। इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 12 पे लिखता है विच पार्टिकल हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कौन से पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा है? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लिम्डा इज इक्वल टू H ओवर P या लिम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv। अब देखो ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एज वेल एज मास। अब चूंकि इस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाकी चीजें हमने एज्यूम की है कि वो कांस्टेंट है, तो इस तरह अगर आप लेमडा का डिसीजन करते हैं तो वो आप मास पे करोगे। अगर एक बॉडी का मास जितना कम है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम एक बड़े ऑब्जेक्ट का वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं करते बिकॉज उसका लिम्डा बहुत छोटा है। तो लिम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv। इसके साथ देखो प्रोटॉन मोमेंटम एंड लिम्डा। अब जिस पार्टिकल मोमेंटम mv के बराबर है तो जिस पार्टिकल का मास छोटा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। इन तमाम में से इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसके अलावा हर चीज, वो चाहे पार्टिकल है, चाहे चार्ज पार्टिकल है, चाहे न्यूट्रल पार्टिकल है, चाहे जितनी भी पार्टिकल्स है, वो तमाम के तमाम कायनात के अंदर वो वेव्स भी है और वो पार्टिकल्स भी होते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 13 जो है, if 1 kg and 4 kg object has same kinetic energy E, the ratio of their de Broglie wavelength। कहता है दो अजसाम है, एक 1 kg है, एक 4 kg है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, उसका de Broglie wavelength का रेशो क्या होगा? तो अब यहां पर देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि लेमडा इज इक्वल टू H ओवर P, ये P है। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान एक रिलेशन 2m/ke। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू 2m/ke। अब लेम्डा इज इक्वल टू H ओवर m की जगह आप ये पुट कर ले 2m और काइनेटिक एनर्जी की जगह सिंपल E, क्योंकि इधर लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट E के बराबर होता है। अब देखो लेम्डा और ये सब कुछ मेरे पास आया लेमडा H ओवर m, तो अब m के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब अगर मैं लिख लूं तो लेमडा 1 ओवर लेमडा 2, मैंने लेमडा 1 और लेमडा 2 लिख लिया, या इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये लेमडा 1 है, ये m1 है। और सिमिलरली लेमडा 2, H कांस्टेंट है उसके साथ 1 2 नहीं आएगा, 2m2n2e, E के साथ 1 2 नहीं आएगा क्योंकि ये सेम है। अब इसको इस पर डिवाइड कर लो, ये डिवाइड कर लो, ये डिवाइड कर लो, लेमडा 1 और लेमडा 2 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये H के साथ कट जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा, E के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 ओवर m1 अंडर द रूट आएगा और आएगा 1/m2 अंडर द रूट आएगा। तो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर लें, इससे आ जाएगा m2 ओवर m1। ये मेरे पास वो फार्मूला आया। अब m2 कितना है? m2 हमारे पास 4 kg है, m1 1 है, तो 4/1 अंडर द रूट, इससे आएगा 2/1 रेशो आ जाएगा। तो इस तरह आप इन ऑप्शंस को चेंज कर लो, ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 1:2 या 2:1 आएगा। तो इससे 2:1 आया, 2
रेशो 1 हमारे पास करेक्ट आंसर आया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से इस तरह के ये बड़े हार्ड न्यूमेरिकल है, थोड़े टेक्निकल न्यूमेरिकल है। फिर इधर लिखते हैं इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज डबल देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। अगर आप वोल्टेज डबल कर दे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? तो आपको मालूम है इधर मैंने एक फार्मूला डिराइव किया, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा हमारे पास आता है, लेमडा की जो वैल्यू है वो है h/2 टाइम ऑफ m into E। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन आपको पता है कि एनर्जी हमारे पास Q नॉट V के बराबर है, चार्ज टाइम इनटू वोल्टेज। अब आप इसको इधर पुट कर लो तो लेमडा इज इक्वल टू h/, हमारे पास आ जाएगा 2 into m Q नॉट into V आ जाएगा। अब वोल्टेज इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज डबल, अगर आप वोल्टेज को डबल कर ले, पोटेंशियल को आप डबल कर ले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? लेमडा 1 2m Q नॉट ये आएगा। इसको आप अगर 4 टाइम कर ले, सारी इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में था ये 4 टाइम कर लो, इसको आप 4 टाइम कर लो, 4 टाइम्स देन अगर आप वोल्टेज को डबल कर ले, 4 टाइम कर ले, 4v कर लो, ये 4v मैंने कर लिया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो तो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू, हमारे पास ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, ये 4 है बाहर निकल जाएगा, और h ये जो हमारे पास है फार्मूला h/2 टाइम ऑफ m Q नॉट V आ जाएगा। लेमडा प्राइम इज इक्वल टू 1/2 लेमडा हो जाएगा एंड लेमडा प्राइम इज इक्वल टू लेमडा/2 बन जाएगा। सो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू लेमडा/2। तो इससे हमारे पास जो ऑप्शन आया दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू और हर चैप्टर पर एक हार्ड एमसीक्यू का सीरीज मैंने शुरू किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर तमाम के तमाम चैप्टर के हार्ड एमसीक्यूज मौजूद है, वो आप 1 बाय 1 देख ले, रजिस्टर निकाल कर 1 बाय 1 नोट करें, उस टेक्निक को समझे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और अपने आने वाली ईटा के लिए 100% आप प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।